Hello everyone, welcome to the second part of table number 5 of our series Decoding GSTR 9। So आज हम लोग बात करेंगे टेबल नंबर 5 के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टेबल नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हर एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि कहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट होएगा। तो मेरे पास एक ये एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट है, मैं इसी के थ्रू चलते जाऊंगा। तो अगर हम बात करें टेबल नंबर 5 की, तो 4 में जिस तरह से हम लोग को डिटेल्स चढ़ानी थी कि किन किन मेरी सप्लाईज पे मुझे टैक्स पे करना है, वेदर वो मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है या इनवर्ड सप्लाईज है, वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने टेबल नंबर 4 में रिपोर्ट कर दी थी थॉरोली। अभी हम बात करेंगे अगर टेबल नंबर 5 की, तो टेबल नंबर 5 में मेरी वो चीजें रिपोर्ट होती है जिसपे मेरे को टैक्स नहीं देना है। तो टेबल नंबर 5 की हेडिंग क्या बोलती है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। ठीक है, तो मतलब अपने को टैक्स नहीं देना है, वो वाली सारी सप्लाईज टेबल नंबर 5 के अंदर रिपोर्ट होगी। तो 5 के अंदर भी कुछ पार्ट्स है, 5A 5B 5C से लेके पूरा 5N तक ये चलता है, जिसके अंदर बहुत सारी ऑटो पॉपुलेटेड भी आएगी अपने पास डेटा, और बहुत सारा डेटा हो सकता है अपने को डालना भी पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं टेबल नंबर 5A की, तो 5A क्या बोलता है कि जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये है मेरा 5A, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जीरो रेटेड सप्लाई हम लोगों ने टेबल नंबर 4 में भी डिस्कस किया था। तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, या फिर हम लोग अगर कोई एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करते हैं, तो वो भी मेरा जीरो रेटेड सप्लाई में ही काउंट होता है। ठीक है, तो जीरो रेटेड सप्लाई में मेरे दो चीजें हो गई। तो लेकिन 5A अगर अपन देखेंगे, तो ये सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई के बाद इन्होंने लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट वाली जीरो रेटेड सप्लाई रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा जो अपनी एसईजेड वाली सप्लाई है, उसके लिए इन्होंने अलग से कॉलम दिया हुआ है 5B, तो वो हमें 5B में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर जीरो रेटेड सप्लाई भी देखूंगा, तो वो दो तरह से हो सकती है, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर हमको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए ना मेरे को एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना पड़ता है, जिसमें ये सब अंडरटेकिंग जाता है कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा और फॉरेन करेंसी में उसका पेमेंट लेके आऊंगा। इस तरह से अंडरटेकिंग हमें देनी पड़ती है। उसके बाद मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है, तो वो मेरा यहाँ पे फिगर रिपोर्ट होएगा। अच्छा, ये वाले फिगर्स के कॉलम ब्लॉक्ड आएंगे जीएसटीआर 9 में, क्योंकि यहाँ मेरा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई फिगर नहीं डाल सकता हूँ। ये मेरा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस का कॉलम है। ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम है। तो यहाँ पे मेरा जीरो रेटेड सप्लाई अगर मैंने कोई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो वो रिपोर्ट होगा। अब अगर मैं देखूं टेबल नंबर 4 में, तो टेबल नंबर 4 का ये सी, टेबल नंबर 4C के अंदर भी जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट था, बट फर्क इतना सा है कि इसके अंदर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स है। मतलब अगर मैंने एलयूटी फाइल नहीं करी है, मैं अंडर एलयूटी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरा टेबल नंबर 4C में रिपोर्ट होएगा। यहाँ पे मेरा टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ मेरी आईजीएसटी। और अगर मेरा टेबल नंबर 4C में नहीं आ रहा है, यानी कि मैंने एलयूटी भरी हुई है, मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट किया है, तो वो मेरा इधर रिपोर्ट होगा टेबल नंबर 5A में। एग्जाम्पल के लिए अपन लोग चलते हैं, तो मान लो इधर देखना 5A के अंदर एक्सपोर्ट ऑन ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने किया नवंबर 23 में 10,000 रुपए का, और मैंने अंडर एलयूटी भी करा। लेकिन अंडर एलयूटी मैंने बाद में किया, मतलब बाद में मान लो मैंने एलयूटी भर दी थी, तो मैंने Jan 24 में किया। ये मैंने किया 2,50,000 का। ठीक है, अब इस पे तो मैंने आईजीएसटी दिया होगा 10,000 पे, तो मान लो 18% था, तो ये मैंने 18% से दिया होगा, और यहाँ पे मैंने नहीं दिया होगा। तो मेरे दोनों तरह के एक्सपोर्ट हो गए, ये वाला हो गया मेरा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये हो गया मेरा विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो मेरा जो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये मेरा रिपोर्ट होएगा टेबल नंबर 4C के अंदर जीएसटीआर 9 में, जिसमें टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे, जिसमें 10,000 चला जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा 10 के रिपोर्ट होएगा। और यहाँ पे मेरा आएगा आईजीएसटी का अमाउंट, जो कि है मेरा 1,800 रुपये, मतलब 1.8 के। ये मेरा 1.8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो मेरा जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कितना है? 2.5 लाख रुपए, मतलब मेरा 2,50,000 यहाँ पे रिपोर्ट होगा इस कॉलम के अंदर। 2.5L। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए मेरा यहाँ पे रिपोर्ट हो गया।
इस तरह से रिपोर्टिंग हुई और ये हुआ टेबल नंबर 5A में। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद अपन अब अगर आगे चले तो मेरा नेक्स्ट आता है सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। अगर मैंने विद पेमेंट ऑफ टैक्स एसईजेड को सप्लाई किया, मतलब अंडर एलयूटी नहीं किया है, तो वो मेरा यहाँ पे रिपोर्ट होएगा टेबल नंबर 4D में दिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसका ईजीएसटी आएगा। लेकिन अगर मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अप्लाई कर रखा है एसईजेड को या एसईजेड डेवलपर को, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, एसईजेड को सप्लाई जीरो रेटेड में या एक्सपोर्ट में तभी कवर होता है जब वो फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन हो। ये अमेंडमेंट किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 से, जो इफेक्टिव हुआ था 1 अक्टूबर 2023 से। तो लेकिन ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए एक्सपोर्ट जो एसईजेड यूनिट होती है उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उससे पता चलता है कि इसको अपन लोग ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एसईजेड को सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो मेरा वो वाला फिगर भी यहीं पे आएगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ तो सेम एग्जांपल कैरी हो सकता है। सिंपल यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि ये मैंने एसईजेड के लिए किया है, अगर इसको कर देते हैं या कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। अगर मैं सेम ही एग्जांपल रखूँ, सिर्फ यहाँ पे चेंज करूँ सप्लाईज टू एसईजेड, सप्लाईज टू एसईजेड, ठीक है। ये दोनों मेरा एसईजेड आ गया, यही अगर मैं देखूँ तो सेम टू सेम मेरा ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पे टेबल 5B में रिपोर्टिंग हो जाएगी, इधर 4D में रिपोर्टिंग हो जाएगी, बाकी मेरा एकदम सिमिलर रहेगा। ठीक है, वो ये ऐसे ही चलेगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टेबल पे जंप करें तो वो है अपनी टेबल नंबर 5C। टेबल नंबर 5C क्या बोलता है कि सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसको समझना, ये मेरी वो सेल है, ये मेरी वो सेल है जिसपे मेरे रेसिपिएंट को, मैं तो हो गया सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मेरे रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना है। ये मेरी इनवर्ट सप्लाईज की बात नहीं कर रहा है, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है कि मैंने किसी को सेल किया और सामने वाला रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करेगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी, जीटीए की सर्विसेज दी, तो सामने वाला उस पर आरसीएम में टैक्स देगा। फॉर एग्जांपल एडवोकेट सर्विसेज, मैंने एडवोकेट सर्विसेज दी, तो सामने वाला रिवर्स चार्ज पे टैक्स देगा। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने तेंदू लीव्स को सेल किया, टिम्बर्स प्रोडक्ट्स को सेल किया, तो उन सब केसेस में जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है, और रेसिपिएंट जो है मेरा गुड्स या सर्विसेज का, वो टैक्स जमा करता है। तो ये सब गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, इसके लिए हम लोग सेपरेट रखेंगे कि क्या क्या गुड्स और सर्विसेज है, वो आप लोग देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली। तो मेरे वो सप्लाईज जिसपे सामने वाले यानी कि रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना है, वो सारा मेरा यहाँ पे रिपोर्ट होएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सप्लाईज भी है, एक तो सेक्शन नंबर 9(3) है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज नोटिफाई करी है कि इस पे, इन गुड्स पे और इन सर्विसेज पे टैक्स देना है रेसिपिएंट को। और एक सेक्शन 9(4) था जिसमें ये नोटिफाई किया गया था कि रजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कुछ लेता है तो उस पर टैक्स देना है। तो जो मेरा इनवर्ट सप्लाईज आ रहा है ना जिसपे मुझे टैक्स देना है, वो तो मेरा इधर ही रिपोर्ट हो रहा है टेबल नंबर 4G में। ये वाला मेरा क्या है, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब मैंने कोई सर्विसेज अवेल करी है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिए, मैंने एडवोकेट सर्विसेज लिए, मैंने तेंदू लीव्स खरीदी है, तो मेरे को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, तो वो मेरा यहाँ पे आएगा। लेकिन इन केस मैं तेंदू लीव्स का सेलर हूँ, ना कि मैं उसको रेसिपिएंट हूँ, तो मैं अगर सेलर हूँ, मेरी सेल हो रही है, तो वो यहाँ पे आएगी क्योंकि उस पर मेरे को टैक्स नहीं देना है। तो इन दोनों का बाइफर्केशन क्लियर हुआ। सिंपली अगर दोबारा मैं रिपीट करूँ तो यहाँ पे तो मेरा सेल आएगा और यहाँ पे मेरा परचेज आएगा, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई जाएगी, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जाएगी। अगर 5C की ये हम बात करते हैं, तो जो हमारा एग्जाम्पल था, मान लो मेरा प्रोडक्ट मैंने लिया तेंदू लीव्स, ठीक है। अब जो तेंदू लीव्स बेचने वाला बंदा है, मान लो कोई बंदा है अक्षत, वो तेंदू लीव्स बेच रहा है, और कोई है राज, वो तेंदू लीव्स खरीद रहा है। तो राज जब अपना GSTR 9 भरेगा तो वो GSTR 9 में 4G में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे RCM टू बी पेड बाय राज,
आरसीएम में टैक्स राज पे करेगा, सॉरी जीएसटी अंडर आरसीएम, ठीक है। और अगर मैं अक्षत की बात करूं तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो एक तरह का एग्जाम सप्लाई हो गया, मुझे तो उस पर टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि टैक्स तो राज भरेगा। तो नो जीएसटी लायबिलिटी, मेरे ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए मेरा जो रिपोर्टिंग जाएगा वो जाएगा इस कॉलम में 5C में, और जो राज रिपोर्टिंग करेगा वो करेगा 4G में, क्योंकि राज को टैक्स लायबिलिटी उस पर डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं, तीन टेबल हम लोग एक साथ लेंगे, 4D 5D 5E और 5F। 5D बोलता है एग्जेम्प्टेड, 5E बोलता है नील रेटेड, 5F बोलता है नॉन जीएसटी सप्लाई। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना तो एक टाइम पे ये तीनों को गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शनल किया हुआ था कि आप नील रेटेड और नॉन जीएसटी को भी एग्जेम्प्टेड में ही रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अभी इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसमें रिलेटेड और नॉन जीएसटी को हम लोग एग्जाम में रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग एकदम प्रॉपर रिपोर्टिंग पे जाएंगे। तो जितनी भी मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, या नो सप्लाई भी इसी में कवर होगी, ठीक है। जितनी भी मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो सारी रिपोर्ट होगी मेरी टेबल नंबर 5D के अंदर। कुछ भी अगर जैसे मान लो मैंने मेरी ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं कस्टमर को करता हूँ तो वो मेरा एग्जाम्प्ट होता है, सॉरी कस्टमर मतलब अनरजिस्टर्ड को करता हूँ तो वो मेरा एग्जाम्प्ट होता है, तो वो मेरा टेबल नंबर 5D में रिपोर्ट होएगा। कोई ऐसी सप्लाई है जो नील रेटेड है तो वो टेबल नंबर 5E में रिपोर्ट होएगा। अभी नील रेटेड सप्लाई कौन सी होती है, तो नील रेटेड के लिए ना एक नोटिफिकेशन है, गुड्स के लिए 1/2017 है और सर्विसेज के लिए 11/2017 है सेंट्रल टैक्स रेट में। अगर उनको देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज को नील रेटेड किया हुआ है। और टेक्निकली मैं बताऊं तो गुड्स का नील रेटेड कुछ है ही नहीं, सिर्फ सर्विसेज के लिए दिया हुआ है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशिंग वगैरह से रिलेटेड इन सर्विसेज को नील रेटेड बोला हुआ है। बाकी अपना सब एग्जाम में ही है, अगर एग्जाम है तो कुछ। अच्छा, एग्जेम्प्ट की अगर डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसी सप्लाईज जो नील रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करती है या उसको होली एग्जेम्प्ट किया हुआ है सेक्शन 11 के अंदर सीजीएसटी में, या फिर सेक्शन 6 आईजीएसटी के अंदर, उनको बोलेंगे हम लोग एग्जाम सप्लाई। लेकिन आगे एक और चीज लिखी हुई है कि ये सारी एग्जाम सप्लाई में एक कुछ चीजें और इंक्लूड होगी। वो क्या क्या चीजें हैं, गुड्स और सर्विसेज दैट अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब जिनमें नील रेट ऑफ टैक्स है, मतलब नील रेटेड जो मैं बात कर रहा हूँ 5E में, और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जो मैं बात कर रहा हूँ 5F में। मतलब अगर मेरा नॉन जीएसटी सप्लाई हो गया, नील रेटेड सप्लाई हो गया, वो सब भी मेरे एग्जामेशन की डेफिनेशन में कवर हो चुका है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए हमको नॉन जीएसटी सप्लाई सेपरेटली रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और नील रेटेड के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि एग्जेम्प्टेड के साथ ही रिपोर्ट कर सके। मतलब नील रेटेड मैंडेटरी नहीं है, उसको हम लोग एग्जेम्प्टेड के साथ ही, तो हम अगर नोटिफिकेशन नहीं भी देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट उसको एग्जेम्प्टेड के साथ क्लब करके रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाई मेरे को अलग से रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब एम्बिग्यूटी क्या आती है कि एग्जेम्प्टेड की डेफिनेशन में भी नॉन जीएसटी कवर किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग एक बार नॉन जीएसटी को देख लेते हैं कि टेक्निकली इसमें क्या आता है, या ऑथर्स क्या कहते हैं कि नॉन जीएसटी में क्या क्या लेना चाहिए। तो एक तो अगर हम लोग जाएं तो जीएसटी के परव्यू में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन कवर्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग एक तो नॉन जीएसटी में ले सकते हैं। अगर हम बात करें नो सप्लाई की या नॉन जीएसटी में कुछ और भी सप्लाईज की, तो जैसे हो गया अपना ये मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेस, ये सब जो मेरे अभी जीएसटी में नहीं आ रही है, जो 5-6 चीजें हैं, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, ये जो 4-5 चीजें हैं जो फ्यूल्स वगैरह से रिलेटेड है, ये भी अभी तक जीएसटी में नहीं आ रही है, तो इनको भी हम लोग नॉन जीएसटी में ले जा सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी शेड्यूल 3 के अंदर जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है, जैसे सेल ऑफ लैंड वगैरह हो गया, या फिर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाली सर्विस, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाली सर्विसेज हो गई, ये सब चीजों को मैं नॉन जीएसटी में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो नॉन जीएसटी के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, एक तो ये पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज दी हुई है, जिनको बोला हुआ है कि दीज एक्टिविटीज शैल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दी है, कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विसेज है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की सर्विसेज है, फ्यूनरल वगैरह की सर्विसेज है, लैंड का सेल है, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग। उसके अलावा कुछ कस्टम से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने अगर वेयर हाउस गुड्स को डायरेक्ट सेल कर दिया हो या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिया हो, तो इसके लिए शेड्यूल 3 पूरा एक बार देखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर उनमें से कुछ सेल करी हुई है तो वो आप नॉन जीएसटी सप्लाई में रिपोर्ट करिए, नो सप्लाई में रिपोर्ट करिए। उसके अलावा
नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को बाइफरकेशन अगर अवेलेबल नहीं है, इजीली पॉसिबल नहीं है, तो उसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वो दोनों एक ही में करके हम लोग पूरा एग्जेम्प्टेड में रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टेबल नंबर 5G। 5G के अंदर सब टोटल होके आएगा ए से लेके एफ तक का। तो ये ऑटोमेटिक आएगा, जो थोड़ा पिंक कलर में हो रहा है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट अपना कॉलम आता है टेबल नंबर 5H और 5I। 5H क्या बोलता है? क्रेडिट नोट इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन A to F अबो। और 5I बोलता है डेबिट नोट्स के बारे में। अभी दिक्कत क्या है ना, GSTR 1 में क्रेडिट नोट का कॉलम तो है, लेकिन इनके लिए अलग से आप क्रेडिट नोट नहीं दे सकते हो। एग्जेम्प्टेड हो गया, अनरिलेटेड हो गया, ये नेट बेसिस पे ही रिपोर्ट होते हैं, नॉन जीएसटी हो गया। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो 5A के अंदर या 5H के अंदर जो क्रेडिट नोट है, या 5I के अंदर जो डेबिट नोट्स है, वो हमारे जीरो रेटेड और SEZ वाले ही रहेंगे। अगर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट का मैंने कुछ URD वाला क्रेडिट नोट इशू कर दिया है कि भाई ये वाला मैंने रिपोर्ट किया है, तो वो जरूर मेरा GSTR 1 से उठ के क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के अंदर आ सकता है। उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन अभी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। ये दोनों कॉलम ही मैंडेटरी नहीं है, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स वाले। हम इन दोनों कॉलम्स की जो भी फिगर है वो नेट ऑफ करके डायरेक्ट यहाँ पे ही डाल सकते हैं। मतलब सारी फिगर नेट ऑफ में जा सकती है, डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स की। तो अगर ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल नहीं है तो इनको नहीं भी भरेंगे तो काम चल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक ये मैंडेटरी नहीं है। 17-18 से लेके आज तक ये अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम 5A से लेके 5F को पूरा नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स भरें, और हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम लोग सेपरेटली रिपोर्ट करें। पर जैसा कि मैंने बताया, नॉन जीएसटी और एग्जेम्प्ट वगैरह के लिए कोई क्रेडिट नोट का कॉलम दिया हुआ नहीं है GSTR 1 में, तो उसका डिटेल्स निकालना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। तो बेटर है कि हम लोग सीधे नेट रिपोर्टिंग कर दें, इतना ज्यादा डिटेलिंग में जाए ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टेबल नंबर 5J और टेबल नंबर 5K के अंदर। ये भी सेम है, सप्लाई डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स और सप्लाईज रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, 5J एंड 5K। तो अमेंडमेंट का भी कॉलम स्पेसिफिकली इन सारी सप्लाईज के लिए नहीं दिया हुआ है, जो जैसे हो गई मेरी एग्जेम्प्टेड वाली, निल रेटेड वाली, नॉन जीएसटी वाली। इनका कोई अमेंडमेंट का कॉलम नहीं है। हम लोग सारा सब कुछ ग्रॉस नेट बेसिस पे ही रिपोर्ट करते हैं GSTR 1 के अंदर भी। तो इनके भी अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ हो तो निकलना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला कॉलम भी हमें एक बार के लिए अभी तक ऑप्शनल रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 23-24 तक ये दोनों कॉलम्स भी ऑप्शनल है। तो ये भी मैं पूरा नेट बेसिस पे यहीं पे ही यहाँ के ही रिपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ, 5C जरूर हो सकता है जिसके लिए हम लोग के पास ये सारी डिटेल अवेलेबल हो। अगर जैसे B2B या B2B में सेल हुई है जिसपे सामने वाले को RCM में टैक्स देना है, तो B2B का तो क्या है, क्रेडिट नोट भी सेपरेटली रिपोर्ट हो जाते हैं और अमेंडमेंट्स भी सेपरेटली रिपोर्ट होते हैं। उनका फिगर जरूर हम लोग उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं अगर हमारे को अवेलेबल है तो। बाकी नहीं भी है तो इसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों टेबल्स, ये चारों टेबल्स ऑप्शनल है। 5H, 5I, 5J, 5K, ये सब ऑप्शनल्स है। अगर अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे नेट रिपोर्टिंग कर देंगे 5A से लेके 5F में, तो हम लोग को इनको भरने की जरूरत नहीं है। अब 5L होता है H to K का टोटल ले लेता है, सब टोटल। तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स और अमेंडमेंट्स की वजह से जो भी सेल्स को इफेक्ट हुआ है वो मेरा यहाँ पे ले लेगा। 5M बोलता है टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट टू बी पेड। मेरा जितना भी टोटल टर्नओवर आ रहा है नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स एंड अमेंडमेंट्स, वो मेरा यहाँ पे टोटल लगाएगा कि मेरे को किस सेल पे टैक्स नहीं देना था। अब 5N जो है ना, ये मेरा टोटल टर्नओवर आ गया है। टोटल टर्नओवर मतलब टेबल नंबर 4 भी ले लिया इसने और टेबल नंबर 5 भी ले लिया इसने पूरा। लेकिन इसमें अगर अपन ध्यान देंगे ना, तो इसमें एक एक आइटम माइनस किया हुआ है। भाई 4N तो जोड़ा हुआ है और एक 5M जोड़ा हुआ है। 5M तो मेरा ये था जिसपे टैक्स नॉट टू बी पेड का टोटल आ गया। 4N मेरा ये था जिसमें मेरा टोटल टर्नओवर आ रहा था जिसपे टैक्स मुझे देना था। ये मेरा एकदम प्रॉपर नेट टोटल आ रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या था, 4N के अंदर H+M हो रहा था। H के अंदर मेरा इनवर्ट सप्लाईज भी आ रही थी जिसपे मेरे को RCM में टैक्स देना था। देखो सब टोटल में क्या हो रहा है, H में A to G अबो, A से लेके G तक आ रहा है। मतलब मेरी इन सारी सेल्स में एक चीज ऐसी आ रही थी जो मेरी सेल्स नहीं थी, बल्कि मेरी परचेजेस का पार्ट थी, मेरे एक्सपेंसेस का पार्ट थी। तो इस वजह से मेरा टर्नओवर प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या करा, अलग से नीचे जब 9 बनाया तो 4G को माइनस कर दिया। 4G को जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो मेरा सिर्फ वो टर्नओवर बचता है जो मेरा आउटवर्ड टर्नओवर है, और मेरा इनवर्ड हट जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि 5N के अंदर मेरा पूरा वो GST वाला टर्नओवर आ जाएगा जिसपे मेरे को टैक्स देना भी था और जिसपे मेरा टैक्स नहीं देना था। मतलब मेरा पूरा टर्नओवर दिखेगा मेरा टेबल नंबर 5N के अंदर, including the turnover on which tax was required to be paid by us or tax was not required to be paid by us। ठीक है, एक बार के लिए वापस ब्रीफ कर देता हूँ मैं। टेबल नंबर 5 इतना सा ही है, इसमें ज्यादा नहीं है।
ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई जिस पे टैक्स नहीं देना है। 5A आता है जीरो डेटेड सप्लाई, अगर मैंने एलयूटी के अंदर करी है तो वो। 5B आता है एसईजेड सप्लाई एलयूटी वाली। 5C आता है मेरी वो सप्लाई जिसपे मेरे रेसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना है, मेरे को उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जो अपना सेक्शन 9(3) में जो नोटिफाई करी गई है। उसके बाद 5D आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। 5E आता है अनिल रेटेड। 5F आता है नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी मेरे को अलग से रिपोर्ट करना है, जिसके अंदर अल्कोहलिक फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मेरी शेड्यूल 3 की सप्लाईज आ सकती है, और पेट्रोल डीजल मोटर स्पिरिट्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स ये सब आ सकता है। एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को मेरे को सेपरेट रिपोर्टिंग का मैंडेटरी नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरा फिगर भी एग्जेम्प्टेड में रिपोर्ट कर सकता हूँ। नील रेटेड के 2 नोटिफिकेशन है, दोनों मेरे को मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो उन नोटिफिकेशन को भी हम लोग रेफर करके देख सकते हैं कि हमारा नील रेटेड है या नहीं है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला सॉरी एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का और फिशिंग वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज को ही नील रेटेड में रखा गया है। सब टोटल यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स हम चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज A2F में नेट भी कर सकते हैं। सेम सेम विद अमेंडमेंट्स हम चाहें तो अलग से रिपोर्ट कर सकते हैं, वरना A2F में हम लोग नेट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल आएगा, जहाँ पे आपको टैक्स जो आपका एडजस्टमेंट है डेबिट नोट अमेंडमेंट्स के, क्रेडिट नोट्स के। उसके बाद मेरा नीचे टोटल आएगा उस टर्नओवर का जिसपे मुझे टैक्स नहीं देना है, और फाइनली 5N में मेरा पूरा टोटल टर्नओवर आ जाएगा, जिसमें से इनवर्ड सप्लाईज मेरी आरसीएम का जो मैंने ऊपर टेबल नंबर 4G में रिपोर्ट किया है वो मेरा हटा हुआ रहेगा। अच्छा, इसके अंदर एक कॉलम और अभी ऐड किया गया है फाइनेंस एक्ट 24 के थ्रू ही, वो हमारा रह गया था। टेबल नंबर 5C1, ये पीडीएफ अभी तक अपडेट नहीं हुआ था इसलिए मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक टेबल और आएगी 5C1, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर कर लेना, मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो 5C1 जो है उसके अंदर क्या आएगा, मेरी वो सप्लाईज जिस पे टैक्स ईसीओ को पे करना है, यानी कि मेरी सेक्शन 95 वाली सप्लाईज। वो भी तो मेरे लिए एक तरह से वही होगी ना, ऑन विच टैक्स वाज नॉट पेबल। भाई मैं सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अर्बन क्लैब पे मैं काम करवाता हूँ और मैंने कुछ हाउसकीपिंग का ले रखा है, तो उस पर अर्बन क्लैब टैक्स देता है 95 पे, या अर्बन कंपनी टैक्स देती है। तो वो मेरे लिए तो वो सप्लाईज हो गई जिस पे टैक्स वाज नॉट पेबल। तो वो मेरा अब से 5C1 टेबल नंबर में रिपोर्ट होएगा। ये अभी नोटिफाई की गई है, तो इसलिए इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है। और ये सेम टेबल एक टेबल नंबर 14 भी इंसर्ट हुई है जनवरी 24 से GSTR 1 में, जिसमें ये सारी सप्लाईज रिपोर्ट होती है जो 95 में जाती है। तो 5C1 की अगर कोई सप्लाईज है तो वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। बाकी तो और कुछ बचता नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। हमारा टेबल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, टेबल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो अगर मैं देखूँ मोटा मोटी मेरा टर्नओवर का पार्ट कंप्लीट है, टैक्स पेबल वाला भी पुरानी वीडियो को मिला ले तो, और टैक्स जिस पे नहीं पे करना है वो वाला भी। नेक्स्ट हम लोग आईटीसी वाला लेंगे जो कि पार्ट नंबर 3 है। ये GSTR 9 का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी देता है या जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स भी रहते हैं। तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।